हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो देखिए आज हम इसके बारे में आपको श्वसन तंत्र का पूरा पार्ट है जो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए श्वसन मतलब हम वायुमंडल में से गैस ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब गैस तो सारे ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन बोलने में ऐसे आता है कि हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके माध्यम से समझिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये हम श्वास लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? श्वास में ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन जाएगी फेफड़ों में। ठीक है, फेफड़ों की कुपिकाओं में। ठीक है, फिर कुपिकाओं में से ब्लड में जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन है जो 4 ऑक्सीजन के अणु को साथ लेकर चलता है। ठीक है, इसलिए इस हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड में कोशिका के सेल में जाएगी। ठीक है, और सेल के माध्यम से देखिए सेल के माध्यम से पूरे अंगों में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस अंग में है ना जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है वो C6H12O6 प्लस O2 में टूट जाती है। ठीक है, वो मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। ठीक है, इसका निर्माण करती है। ठीक है, फिर इससे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होती है जो ऊर्जा और जल, एक मिनट, जो ऊर्जा और जल तो काम आ जाता है शरीर में। ठीक है, शरीर के अंदर काम आ जाता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस उसी माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचकर ग्लूकोज का दहन करती है। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, जैसा कि इस चीज़ को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, ये कोशिका के अंदर की बात है, जो कोशिका के अंदर होती है ना वो बात है, कोशिका के अंदर क्या होता है। ठीक है, हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% उठता है। ठीक है, तो देखिए श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है। तो श्वसन की क्रिया है जो ऊष्माक्षेपी क्रिया भी है, ऑक्सीकरण भी है, कैटाबॉलिक मतलब अपचय भी है और दहन भी होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में जब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में जब कोई क्रिया में ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, कैटाबॉलिक में श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, और दहन में श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारे श्वसन में होती है। ठीक है, तो देखिए हम अब देखिए श्वसन को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, श्वसन को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो वायवीय श्वसन, ठीक है, और एक अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला है वायवीय श्वसन। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना वायवीय श्वसन कहलाता है। सीधा सा बात ऐसी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना ही वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, जबकि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? अवायवीय या अनोक्सिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे अधिकतर जीव जंतुओं को में वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, जैसा कि मनुष्य में भी। ठीक है, यीस्ट, कवक या फंगस, बैक्टीरिया में भी कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया केवल कोशिकाओं में संपन्न होती है। ठीक है, अभी इधर देखिए वायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब 7.3
किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 जल के अणु प्लस 38 एटीपी की ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि इसमें देखिए, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है और एक ग्लूकोज के अणु को टूटने पर 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें 38 एटीपी का होता है और इसमें 2 एटीपी का होता है। इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में ईस्ट और बैक्टीरिया, ठीक है, जो C2H5OH, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2 एटीपी ऊर्जा, मतलब एथिल अल्कोहल का, ठीक है। कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में C3H6O3 प्लस CO2 प्लस एटीपी का निर्माण होता है, मतलब लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब ये डायग्राम है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये डायग्राम को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे C6H12O6 मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव में किस में टूटता है? C3H4O6 में, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस के चक्र में पायरुवेट अम्ल बनता है, ठीक है। तो ये देखिए, ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी, मतलब अवायवीय श्वसन, ठीक है। और देखिए, कभी कभी मनुष्य की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में ये होता है, ये क्या है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में, ठीक है, C6 मतलब 6CO2 प्लस 6H2 प्लस O प्लस 38 एटीपी वायवीय श्वसन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र और इत्यादि, ठीक है। तो इसको आप एक बार समझ लीजिएगा वापस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक जीव में ग्लूकोज सर्वप्रथम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव के अंदर पायरुवेट अम्ल में परिवर्तन होता है, ठीक है। ग्लूकोज में पायरुवेट अम्ल का बनना ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहलाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को EMP चक्र के नाम से भी जाना था, मतलब E फॉर एम्बेडेन, ठीक है। M फॉर मायरहाफ, P फॉर पारनास, ठीक है। तो ये इसमें होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, अणु बनते हैं, ठीक है। यीस्ट या बैक्टीरिया में पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में के अंदर ही एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। कभी कभी हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट अम्ल मतलब O2 की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर ही लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसलिए लैक्टिक अम्ल की वजह से हमारी मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में यह पायरुवेट अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र का निर्माण होता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया का अंतिम ETS चक्र मतलब इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर होता है, ठीक है। अब देखिए, यह जीव जंतुओं के नाम, ठीक है। यह जीव जंतुओं के नाम है और इनमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए, यह स्तनधारी मतलब पशु, मनुष्य, व्हेल में एक जोड़ी लंग से फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। एवरेज संघ मतलब पक्षी में लंग से फेफड़े होते हैं। रेप्टाइल मतलब सरीसृप, इसमें भी लंग्स होते हैं, ठीक है। उभयचर या एम्फीबिया संघ, ठीक है, इसमें त्वचा या मुखगुहिया पाई जाती है, ठीक है। फिशिज संघ या वास्तविक मछली में गिल्स, गलफड़े या क्लम पाए जाते हैं, ठीक है। कीटों में ऑर्थोपोडा संघ में ट्रैकिया श्वास नली पाई जाती है, ठीक है। बिच्छू व मकड़ी में ऑर्थोपोडा संघ में बुकलांग से पुस्तिका फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। एनिलिडा संघ में कैचो में सामान्य अधिचर्म में, ठीक है। एक कोशिका जीवों जैसे अमीबा में O2 कोशिका झिल्ली के अंदर
पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए अब मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य में एक जोड़ी लंग्स से फेफड़े पाए जाते हैं। मानव श्वसन तंत्र निम्न भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से? नासाद्वार, ठीक है, नासागुआ, फिर ग्रसनी, फिर लैरिंक्स जो कंठ में होता है, श्वास नली, ट्रेकिया, श्वसनी, श्वसनिकाएँ और कुपिकाएँ या एल्वियोलाई होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें जो एक नासाद्वार होता है, ठीक है, और ये मुख्य द्वार होता है, ठीक है, मुखवा। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम नासाद्वार, फिर नासागुआ, फिर ग्रसनी, फिर लैरिंक्स, फिर श्वास नली, ठीक है। जो इन दोनों के बीच की ये होती है ना, ये तो यहाँ पे ये है, ये एपिग्लोटस होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो लंग्स है उसमें कुपिकाएँ होती हैं। ये नीचे डायाफ्राम है, ठीक है। इसमें 3 लूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब ये क्रम आप इस क्रम को ध्यान रखना, क्योंकि ये क्रम एग्जाम में मिलान वाले चिन्हों में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस क्रम को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नासाद्वार आता है, फिर नासागुहा, फिर ग्रसनी, ग्लोट या लैरिंक्स या कंठ, श्वास नली या ट्रेकिया, फिर उसके बाद में श्वसनी, फिर श्वसनिकाएँ और फिर कुपिकाएँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए नासागुहा में बोमेन ग्रंथियाँ पाई जाती है जो हमें गंध की जानकारी करवाती है। नासागुहा में ही सिपेशियन ग्रंथि पाई जाती है जो गर्म वायु को नम व नम वायु को गर्म करने का कार्य करती है, ठीक है। अब है नासागुहा, ठीक है। नासा ग्रसनी के ग्लोटस वाले छिद्र में होती हुई फेफड़ों में पहुंचती है। मनुष्य में श्वसन यंत्र के रूप में लैरिंक्स या कंठ होता है, जबकि पक्षियों में स्वर यंत्र के रूप में सिरिक्स नामक संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। लैरिंक्स या कंठ पर उपरी हुई संरचनाओं को एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है। श्वसन नलिका की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। श्वसन नलिका में लगभग 15 से 20 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। यह ट्रैकिया है, तो इसमें ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। ये छल्ले उपास्थ्यों के बने होते हैं, मतलब नरम हड्डी के, ठीक है, नरम हड्डी के बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य है श्वसन नली को चिपकने से बचाते हैं, ठीक है। श्वसन तंत्र की मूल इकाई कुपिका है, ठीक है। मनुष्य के फेफड़ों में लगभग 500 मिलियन कुपिकाएँ पाई जाती हैं। कुपिकाओं में से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। फेफड़ों के ऊपर प्लूरल झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। मनुष्य के दाएं फेफड़े में 3 लूप और बाएं फेफड़े में 2 लूप पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए श्वसन की क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो देखिए बाह्यतम श्वसन, ठीक है। तो देखिए अंत श्वसन, अंत मतलब जब आप अंदर श्वास लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, ठीक है। जबकि उच्च श्वसन मतलब सांस छोड़ते हैं जब 78% नाइट्रोजन वापस निकाल देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 16.4% ही निकालते हैं, क्योंकि और ऊर्जा में भी तो काम ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4.4% बाहर निकालते हैं, ठीक है। फेफड़ों का मतलब अंत श्वसन में फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, पसलियाँ बाहर की ओर आ जाती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। जबकि उच्च श्वसन में फेफड़ों का आयतन कम होता है, पसलियाँ अंदर जाती है और डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए C6H12O6 6O2 तो यहाँ 6CO2 + 6H2O और 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। गैसों का आदान प्रदान कुपिकाओं से होता है, ठीक है, और विसरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में प्लाज्मा व हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। तो देखिए कोशिका श्वसन, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का दहन होना, ठीक है। तो पहला है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ठीक है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज को पायरुवेट अम्ल में तोड़ता है, मतलब दो एटीपी की फाइनल ऊर्जा बनती है, ठीक है। क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं क्रेब्स चक्र की क्रिया, ठीक है। जो सिट्रिक अम्ल और हैंस क्रेब्स खोज की थी ने, ठीक है। सो इससे एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ईटीएस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिप्टी पर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, ठीक है। तो ये देखिए एक बार, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु और 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी ऊर्जा इस संपूर्ण क्रिया में खर्च हो जाती है, ठीक है। और फाइनली 36 एटीपी ऊर्जा शुद्ध रूप से हमारे शरीर में बचती है, ठीक है। देखिए श्वसन दर, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन की क्रियाएं करता है, ठीक है। एक श्वसन मतलब 5 सेकंड है। एक श्वसन की क्रिया अंत श्वसन और उच्च श्वसन 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। अंत श्वसन 2 सेकंड का होता है और उच्च श्वसन 3 सेकंड का होता है, ठीक है। तो देखिए नवजात शिशु में श्वसन दर 40 बार प्रति मिनट होता है, जबकि कठोर परिश्रम के वजह से श्वसन दर 20 से 25 बार प्रति मिनट हो जाता है, ठीक है। सोते समय 8 से 10 बार हो जाती है श्वसन दर। श्वसन दर को स्पाइगनोमीटर से द्वारा मापा जाता है, ठीक है। श्वसन दर को कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है, ठीक है, मस्तिष्क में। ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। अस्थमा या दमा, सांस लेने से संबंधित बीमारियां या एलर्जी से होने वाली बीमारियां, इस रोग में श्वसनिकाएं सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब एम्फाइसिस, सिगरेट और धूम्रपान की वजह से रोग होता है, ठीक है। सिलोकोसिस, ठीक है, पत्थरों के खदान में कार्य करने वाले रोगियों को मिलती है, ठीक है। अब है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया एक जीवाणुजनित रोग है जो स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनिया नामक जीवाणु की वजह से होता है। इस रोग में हमारी कुपिकाओं में जलन या सूजन संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। एक सामान्य श्वसन की क्रिया के दौरान मनुष्य आधा लीटर वायु अंदर लेता है और आधा लीटर बाहर छोड़ता है, ठीक है। मनुष्य अधिकतम फेफड़ों में 5.8 लीटर या 5800 ml वायु अंदर लेता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।